नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश डिजिटल इंडिया की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल हो रहे हिंदुस्तान में अब आम आदमी के ज्यादातर जरूरी काम ऑनलाइन ही पूरे हो जाते हैं और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि डिजिटल हो रहे इस भारत में सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जी हां, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह देश में डिजिटल हो रही सेवाओं के भी दो पहलू हैं। डिजिटल इंडिया में जहां एक तरफ आम आदमी को काफी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ठगों को भी शिकार बनाने के नए नए तरीके मिल गए हैं। ठगी करने वाले परंपरागत ठग अब साइबर ठग बन चुके हैं और वह साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ये ठग सीधे साधे लोगों को लूटने के लिए सभी कोशिशें करते हैं। करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतने का लालच देकर लोगों को शिकार बनाते हैं। इनका सबसे पुराना और आसान तरीका है, दरअसल ये साइबर ठग लोगों के मोबाइल नंबर पर कॉल, एसएमएस और ईमेल भेजकर उन्हें करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतने का लालच देते हैं और फिर लॉटरी का अमाउंट ट्रांसफर करने के नाम पर लोगों के बैंक खाते की सीक्रेट डिटेल्स जैसे कि कार्ड नंबर, सीवीवी कोड, ओटीपी आदि हासिल करके उनके बैंक खाते में मौजूद सारे रुपए को उड़ा देते हैं। ताजा मामला कानपुर में चकेरी के डिफेंस कॉलोनी निवासी दवा कंपनी के मालिक राजेश कुमार गुप्ता को बीज सप्लाई का झांसा देकर उनसे 1,81,00,000 रुपए की ठगी जनक कुमार पटेल, मध्य प्रदेश के सीधी मझौली निवासी रमेश कुमार जायसवाल और मुंबई निवासी अजहर के रूप में हुई है। वहीं दूसरा मामला है जहां पर बुजुर्ग के खाते से मोबाइल नंबर बदलकर 1 करोड़ की ठगी की गई है। जी हां, मामला कानपुर का है जहां जाजमऊ निवासी इकबाल हुसैन ने अपने खाते से 1 करोड़ रुपए ठगे जाने पर बैंक मैनेजर समेत 3 के खिलाफ फीलखाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बिहार में हाई कोर्ट के जज के सेक्रेटरी से 1,38,00,000 रुपए की ठगी की गई। वहीं महिला डॉक्टर से 81,000 रुपए की ठगी की गई। साथ ही दरोगा से केवाईसी के नाम पर 1 लाख की ठगी, साथ ही गृह विभाग के क्लर्क से भी 30,000 की ऐसी ही साइबर ठगी की गई। वहीं सरकार ने भी इसके बचाव के लिए कई सारे जतन प्रयास किए हैं। वहीं एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1930 यानी कि 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर किन्हीं कारणों से 1930 नंबर पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट की जो साइबर फ्रॉड की जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यह नंबर जो है, जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है, यह वेबसाइट जो सरकार की तरफ से जारी की गई है, महज यह नंबर और यह वेबसाइट 100 पीस बना हुआ है। आए दिन पढ़े लिखे लोग भी साइबर ठगी का शिकार होते रहते हैं। आपको बता दें कि पुलिस के पास साइबर सेल होने के बावजूद भी इन अपराधियों तक आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे साइबर ठगी के मामलों को लेकर। जीएफएक्स के माध्यम से कुछ चीजें आप देख रहे हैं कि आखिर साइबर जो क्राइम होता है किन वजहों से होता है। अगर हम साइबर ठगी के शिकार होते हैं तो हमें क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए सरकार की गाइडलाइन की। तो आपको बता दें, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा जिसमें हमारे साथ जो मेहमान हैं रुद्र प्रताप दुबे जी, शालिनी पांडे जी, साथ ही सुधीर शर्मा और रिजवान चंचल, ये जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन अभी हमारे साथ जो कि रुद्र प्रताप दुबे और सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र प्रताप जी और सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में।
रुद्र प्रताप जी, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार सरकार एहतियात करती है, पोस्टर पंपलेट चिपकाती है, यहां तक कि कॉलर ट्यून के माध्यम से भी कभी कभी हमें साइबर ठगी से सावधान होने के जो IBR हैं सुनाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठग जो हैं, जो साइबर ठग है, उनके आम लोगों को, व्यापारियों को, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को ठगने का जो सिलसिला है बादस्तूर जारी है। लेकिन जो साइबर सेल पुलिस है हमारे, वो उसकी जो नाकामयाबी कहीं ना कहीं झलकती है। अगर ताजा मामले की बात करें तो कानपुर में एक व्यापारी से 1,81,00,000 की ठगी का मामला सामने आया है। वहीं जाजमऊ में एक बुजुर्ग से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती हैं इस डिजिटल इंडिया के युग में? कपिल जी, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि जब हम इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड, जी, जब हम इस्तेमाल करते हैं सब इंटरनेट की दुनिया, तो जब दुनिया और वर्ल्ड आ गया तो इसका मतलब आदमी मौजूद है और आदमी अपनी तमाम कमजोरियों के साथ मौजूद है। सरकार और प्रशासन पे उंगली तब उठाएं जब कोई आपके गले पे चाकू रख के ये ठगी कर रहा। आप देखें साइबर ठगी की जितनी भी वारदातें हैं, इसमें मनुष्यगत जो कहा जाता है व्यक्तित्व की कमजोरियां हैं वो आपकी शामिल है। आप लोभ में पड़ रहे हैं, ये आपको ज्ञान होना ही चाहिए। जहां पे आपने कपिल जी भी एक वर्ड यूज किया था कि पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। जी हाँ, क्योंकि साइबर का जो नॉलेज है इसकी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, ये आपकी व्यवहारिक समझ पे। आपको कोई चीज मुफ्त क्यों मिलेगी? अगर आप इसे बात को समझ लें तो शायद आप बच सकते हैं। आप बैंक में जाते हैं तो आप लाइन में लगते हैं, लेकिन आपके पास एक कॉल आ रही है बैंक से, उसमें आपको KYC अपडेट करने को बात कही जा रही है, आप मान ले रहे हैं कि जब आप बैंक जाते हैं तब तो आप लाइन में लग रहे हैं, लेकिन आप बैंक वाले इतने जिम्मेदार हो गए कि आपको कॉल करके KYC अपडेट कर रहे हैं। आपके पास OTP आ रहा है, किन वजहों से आ रहा है, आप उसे क्यों शेयर कर रहे हैं? आपके पास वीडियो कॉल आ रही है, अननोन नंबर से आ रही है, आप क्यों पिक कर रहे हैं? आप ये देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जो व्यवहारिकता से समझ में आ जाती हैं। इसके लिए समझदारी आवश्यक है। एक्चुअली भारत के साथ दिक्कत क्या है, भारत में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम में शामिल सब्जेक्ट नहीं है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं उससे चीजें क्लियर होंगी, फिर आप वही समझ किसी और को देंगे तो उससे क्लियर होगी। तो अभी भी जितनी बातें हो रही है मौखिक तौर पे है, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमें व्यवहारिक समझ बढ़ानी पड़ेगी, खासकर अपने लोभ को छोड़ना पड़ेगा। अभी आपने जिन 2 घटनाओं का जिक्र किया उसमें भी वो लोभ था ही, बीज को ज्यादा कीमत पे मिलने की बात लोभ का शिकार था, और उसके बाद एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई। देखिए, गृह मंत्री जी ने अभी लास्ट में सूरज कुंड में एक बड़ी साइबर विशेषज्ञों के साथ एक मीटिंग की है, उस पर उन्होंने और बड़ा विमर्श हुआ, और उसके बाद आप देखेंगे होम मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल पे वो उन्होंने पूरा PDF फॉर्म डाला और डाला कि किस तरीके से इससे बच सकते हैं। कपिल जी, 1930 एक नंबर है, अगर आप इसे 1 घंटे के अंदर आप इसे कॉल करते हैं और आप बताते हैं कि आपके इस बैंक अकाउंट से इतने पैसे निकले हैं, इस UPI या इस अकाउंट में गए हैं, तो बैंक उसको रोक देता है। लेकिन फिर वही कमजोरियां, आपने पैसे दिए हैं किसी को इस चाह में कि वो बढ़ के मिलेंगे, तो आप 1 घंटे के अंदर क्यों बताएंगे? तो हमें पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपनी व्यवहारिक समझ को बढ़ाना पड़ेगा। इंटरनेट पे कोई भी चीज फ्री नहीं है, इवन आप जो फेसबुक भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी आपका डेटा खर्च हो रहा। तो व्यवहारिक समझ को बढ़ाएं तो प्रशासन ज्यादा आपके साथ खड़ा हो सकता है। जी सुधीर जी, जिस तरीके से बात की जाती है, जैसे कि मामले कुछ लोग जो ठगी के शिकार हो जाते हैं वह थाने महज 10 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं, शिकायती आवेदन भी पेश कर दिया जाता है, उसके बाद भी जो पुलिस है या साइबर सेल जो पुलिस है वह अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम रहती है, नाकामयाब होती है। आखिर क्यों? जब सरकार के पास, पुलिस के पास इतना बड़ा साइबर सेल का सिस्टम है जहां से आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, अपराधियों की धरपकड़ कर सकते हो, तो फिर इन अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पाते और जो पैसा ठग किया गया है उस पैसे को रिकवर कराने में नाकाम क्यों साबित होती है साइबर सेल पुलिस? सुधीर जी। बहुत आसान है किसी पे उंगली उठाना जी। हम अपने गिरबान में झांक के नहीं देख रहे हैं कि हम लालच में क्यों फंस रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, हम सबकी पैदाइश से पहले एक उत्तर प्रदेश वाला शख्स हुआ था जिसका नाम था नटवर लाल। जब वो पकड़ा गया था तो उससे बोला गया कि अब तो ठगी खत्म हो जाएगी, कुछ आपसे बड़ा ठग कोई हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। उसका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है पुलिस के पास भी और सारे मीडिया में आया था कि जब तक समाज में लालच पैदा रहेगा तब तक नटवर लाल किसी ना किसी नाम से, चाहे वो साइबर क्राइम के नाम से पैदा हो, चाहे कपिल के नाम से पैदा हो, सुनील शर्मा के नाम से पैदा हो, वो पैदा होते रहेंगे, नहीं पाएंगे। हम अपनी कमजोरी नहीं देखते कि हम क्यों लालच कर रहे हैं, हम क्यों गलत कॉल उठा रहे हैं। माँ फोन करती तो बेटा फोन नहीं उठाता है, हम बहुत बिजी है, मीटिंग में है,
और ठग फोन करता है तो उठा लेते हैं। क्यों? जागो ग्राहक जागो, कोई कार्यक्रम चला था, आपको याद होगा। हमको आपको जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। और फिर वही बात, सोए हुए व्यक्ति को हम जगा सकते हैं, जगे हुए व्यक्ति को नहीं जगा सकते। पुलिस, जब कहा गया बैंक के बाद 24 घंटे के अंदर जाइए, जी। तो आप पैसे डबल होने का इंतजार करते रहते हैं। जब नहीं होते हैं तो कहते हुए शर्माते हैं। बड़ी मुश्किल से आप बाद में पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस तक पहुंचने के बाद आप चाहते हैं पुलिस हनुमान जी बन जाए, लंका पार करे और दहन करके चली जाए। संभव नहीं। सुधीर जी, आपसे इतना जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जो सिस्टम लगा रखा है, साइबर सेल के नाम से सिस्टम चलता है, साइबर पुलिस भी है प्रदेश में, देश में, ठगी का शिकार हो गया, मान लीजिए कोई कस्टमर हो गया, लालच के चक्कर में हो गया, जानबूझकर हो गया, लेकिन क्या उस ठग से जो पैसा जो ठगी किया गया है, क्या उसको रिकवर करने के लिए जो साइबर सेल पुलिस बनाई गई है, तो क्या उसका कर्तव्य नहीं है? यहाँ तो एक साल हो जाते हैं सर, जो पैसा रिकवर ही नहीं कर पाती साइबर सेल पुलिस। जी, आपकी तरक्की के लिए और दसों जन बता दें, आज ही आपकी कानपुर साइबर क्राइम पुलिस के इंस्पेक्टर हरमीत सिंह ने जी 20 लाख रुपए रिकवर कराए, कोर्ट के ऑर्डर करने से पैसे वापस मिले हैं। ऐसा नहीं है क्या? आप सोचते क्राइम करने के बाद साइबर क्राइम को फोन करता है कि भाई इंस्पेक्टर हरमीत सिंह, हमने साइबर क्राइम कर दिया, हमारे पास आ जाओ, आके ले जाओ। नहीं, आप तक पहुंचने के लिए बहुत पुलिस को पापड़ बेलने पड़ते हैं। और इस साइबर की दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है कि आप झारखंड में बैठे हो कि ठुमरी तरिया में बैठ के क्राइम कर रहे हो, बड़ा मुश्किल है जानना। आपको एक और जानकारी दे दे जी, कि ये जो साइबर क्राइम के ठग हैं, इन्होंने सबने माननीय मुख्य प्रधानमंत्री की वो योजना 0 पैसे से अकाउंट खुलवाने की, उससे अकाउंट खुलवा रखे हैं, और उस अकाउंट में पैसा जाता है। और जब उस अकाउंट के बारे में पता लगता है हमारी पुलिस को, तो पता लगता है कि वो बेचारे ठेला चालक का है। चलिए सुधीर जी, और कहीं आपसे ना कहीं हमारे सिस्टम में जो सुविधाएं मिलती हैं, उसका नाजायज फायदा कोई ना उठा पाए, इसके लिए काउंटर चेक करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, भारत की पुलिस सबके अपराधों को ढूंढ करके अपने इलाके में समावेश करके एक ढंग से समाधान कर दे। अकाउंट खोलने से पहले कोई जानकारी नहीं ली गई, अकाउंट चलाने के पहले कोई जानकारी नहीं ली गई। जब उस अकाउंट में 5 लाख रुपया पहुंच गया और मिनटों में निकाल को गायब हो गया, तब हम जाग रहे हैं कि हमारा अकाउंट किस अकाउंट में गया था। सुधीर जी, आपसे चर्चा करेंगे, और हमारे साथ शालिनी पांडे जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़ गए हैं। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। शालिनी जी, जिस तरीके से हमने अभी रुद्र प्रताप जी से बात की है, सुधीर शर्मा जी से बात की है, उन्होंने कहना है कि ये हम और आप लोगों की गलती है, कोई कट्टे की नोक पर लूट नहीं करता साइबर क्राइम में, ये हम लोग लालच के चक्कर में ठगी का शिकार होते हैं, इसमें गलतियां हमारी और आपकी हैं। सरकार इतने जागरूक अभियान चलाती है, स्लोगन चलाती है, IVR चलाती है, जो कॉलर, जब हम किसी को कॉल डायल करते हैं तब हमें थोड़ा IVR सुनाई देता है। हम ATM पे जाते हैं, पॉम्पलेट लगे होते हैं, किसी के साथ नंबर शेयर ना करें, कॉल मैसेज शेयर ना करें, OTP शेयर ना करें। इसके बावजूद भी इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं कि बिजनेसमैन को ठगी का शिकार कानपुर में बनाया गया है और उससे करीब 1 करोड़ 80 लाख की ठगी की गई है। कैसे देखेंगे? क्या आम इंसान की कमी है, या सरकार के जो जागरूक करने के जो एहतियात, जो तरीके हैं, उनमें और उनको हमें पुरजोर देना पड़ेगा और प्रभावी तरीके से जो प्रचार प्रसार करना होगा लोगों को जागरूक करने के लिए? खामियां कहां नजर आती हैं शालिनी जी? अनम्यूट कीजिए शालिनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, नो डाउट। वो बहुत सारा प्रचार प्रसार हो रहा है, और बहुत सारे लोग अवेयर भी हुए हैं इस चीज से कि अगर कोई कॉल आती है इस तरीके की, या कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है या टेक्स्ट मैसेज आता है, तो लोग कंप्लेन करते हैं। लेकिन कुछ लोग, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ लालच के चक्कर में कि हो सकता है हमको कुछ इससे बेनिफिट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इस चक्कर में वो और इन्वॉल्व होते चले जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी ठगी हो जाती है। अब जैसा कि जो कानपुर का मामला आया है, अब आप इसमें खुद ही अंदाजा लगाइए कि वो बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे होंगे, वो ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, और अवेयर भी होंगे। जब किसी के साथ इतनी बड़ी ठगी हो रही है, दैट मीन्स कि वो इन्वॉल्व होंगे किसी ना किसी चीज में, जो उनको ये चीज भोगनी पड़ी। तो सरकार अपना काम करिए, इसमें सरकार को घेरने की जरूरत नहीं है। वो पूरा अपना प्रचार प्रसार भी कर रही है, पुलिस भी अपना काम करती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करती अगर उनके पास कोई कंप्लेंट जाती है। लेकिन हर एक चीज का प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों को, क्योंकि लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके साथ ये ठगी हो जाती है, वो नहीं समझ पाते हैं। ओल्ड एज ऐसे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि मान लो उनके पास किसी ग्रैंडसन का फोन गया और उनको लगा कि हाँ ये मेरे पोते का ही फोन है और उसने OTP मांगा है, तो हम उसको दे देते हैं। तो ये कभी कभी मिसहैपनिंग हो जाती है,
क्योंकि वो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन लोगों में जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी भी। और लालच अगर कम होगा तो शायद ये सारी चीजें रुक जाएंगी। चलिए, हमारे साथ रिजवान चंचल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वह भी जुड़ चुके हैं। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। रिजवान जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो साइबर ठगी के मामले हैं एक के बाद एक सामने आ रहे हैं लगातार, अच्छे पढ़े लिखे बिजनेसमैन, सरकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी खुद ठगी का शिकार हो रहे हैं, आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? खामियां कहाँ हैं नजर आती हैं रिजवान जी? देखिए, सबसे पहली जरूरत है लोगों के बीच में जागरूकता ज्यादा से ज्यादा, और सरकार के जो सिस्टम है जी, लोगों को जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो अवेयरनेस की कमी है, जिसके चलते आए दिन लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसी नहीं, घटनाएं बहुत हो रही हैं। ऑनलाइन किसी के साथ ओटीपी शेयर करने में हो रहा है तो किसी के साथ कुछ हो रहा है। ये ठगी तो लंबे समय से हो रही है और इसमें अवेयरनेस की मूल रूप से जरूरत, अवेयरनेस के जो तरीके हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं समझ रुद्र प्रताप जी, जिस तरह से ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, जैसा कि चंचल जी ने कहा है कि जो इसके लिए जनता को जागरूक करने के जो और तरीके हैं, प्रभावी तरीके हैं, इफेक्टिव तरीके हैं, उनको यूज करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ऐप के माध्यम से कस्टमर को एक ऐप डाउनलोड करवाया जाता है कि वहां पर जाकर आप इस तरह करिए, थैंक्स ऐप डाउनलोड करिए, तमाम तरह के ऐसे ऐप्स हैं, क्या इस तरह के जिन ऐप के माध्यम से साइबर ठगी की जाती है, क्या इन ऐप पर सरकार मॉनिटरिंग नहीं करती है कि कौन सा ऐप प्ले स्टोर पर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सा वैध है, कौन सा अवैध है? अगर इस तरह के फर्जी ऐप आएंगे जिनके माध्यम से ठगी का शिकार किया जा रहा है लोगों को, तो ऐसे ऐप को तो प्ले स्टोर से बैन ही कर देना चाहिए, आने नहीं चाहिए ऐसे ऐप्स को। तो खामियां कपिल जी 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 कपिल जी, लगातार भारतीय सरकार लगातार ऐसे लिस्ट की जारी करती है। अभी भी एनीडेस्क, हाउवीवर और ऐसे करके कम से कम 15 ऐप की उन्होंने लास्ट में 15 दिन पहले ही उन्होंने एक श्रृंखला जारी की है। उन्होंने बताया ये आपके डेटा को चुराते हैं, साथ ही साथ आपके लिए, खासकर अगर आप गूगल पेमेंट का यूज करते हैं, यूपीआई का करते हैं, भीम ऐप का करते हैं, तो आपके लिए खतरे का कर सकते हैं। कपिल जी, जरूरी ये है कि यहाँ पर जितने मामले आ रहे हैं उसमें भी कई ऐसे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे उन सब लोगों को डेटा इकट्ठा करने की जरूरत है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं साइबर ठगी की, इसमें एक सबसे बड़ा बाजार है, अगर आप इसके गौर करें, जो 60% बाजार है वो सेक्सटॉर्शन का है। वो आपके पास वीडियो कॉल करते हैं, फिर आप उस वीडियो कॉल में आपका सिर्फ चेहरा उनको मिलना चाहिए, उसके बाद फिर वो आपको एनी हाउ ब्लैकमेल करते हैं। बड़ा कारोबार है, लेकिन इसके बहुत कम पीड़ित हैं। वही पीड़ित हैं जो जिन्होंने लाख से ऊपर की रकम गंवा दी है, वही सामने आते हैं। अब आप सोचें कि एक कोई कंपनी है फ्लिपकार्ट नाम से, अगर आपकी स्पेलिंग में FL कर दें तो आप एक झटके में नहीं समझ पाएंगे। इस तरह से ठगी हो रही है, जॉब के नाम पे ठगी हो रही है। और जिनके साथ ठगी हो रही है, जब वो अपना मामला सामने लेके नहीं आते तो आप जागरूक कैसे करेंगे? केवाईसी करवाइए सर। 20 साल के अकाउंट जिन आदमी के थे, वो केवाईसी के लिए जो आ रहा है उसके लिए कितनी धोखाधड़ी हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज में जिस आदमी ने काम नहीं किया, जिनके शेयर्स पड़े हुए थे, उनको पूरे के पूरे एक दिन में उन्होंने साफ कर दिया। ये सब डिजिटल का ही तो है ना सर स्वभाव। 1 मिनट में पूरे के पूरे अकाउंट साफ हो गए। आज डिजिटल की बात करते हैं। आज आपको अगर कोई काम है, आप जाइए किसी बैंक में, तो वो वहां पे बोलते हैं नेट डाउन है। डिजिटल का प्रभाव जितना कम है, क्योंकि हमको ज्ञान कम है और प्रोग्रेस ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया, डिजिटल से हमारा काम बहुत इजी किया, लेकिन उसका ज्ञान हमको नहीं है। 60% आदमियों को, भारतवर्ष जो डिजिटल काम करते हैं उनको ज्ञान नहीं है। अगर पैनल पर बैठे हुए ये महानुभाव है, मैं कहता हूँ इनको चैलेंज करते हो क्राइम वाले की, इनका भी वो तुरंत हैक कर सकते हैं बिना OTP नंबर के, या बिना ऐसे अकाउंट को हैक कर सकते हैं। क्योंकि नॉलेज जो है हैक करने वालों को या जो क्राइम करते हैं उनको, प्रेम जी, कुल कहना ये है कि आम लोग जो है उनको पहले सरकार जो है जागरूक करे ऐप्स को चलाने के लिए या केवाईसी करने के लिए, उसके बाद ये तरह की जो चीजें हैं लॉन्च करे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ गिरीश कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद। अब ये जो आपके पैनल के लोग जो घटनाएं बता रहे हैं जी, ये तो काफी पुरानी हो चुकी हैं और ये अभी भी होती हैं, लेकिन ये एक साधारण स्तर के चोर डकैती है, बदमाश जो है साइबर की, ये करते हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते न्यूज चैनल पे देख रहा था न्यूज, दिल्ली के एक व्यापारी का 47 लाख रुपया निकल गया रात में, और वो जो दिखा रहा था अपना सब कुछ कागज पत्तर, उसके आधार पर ये सामने बात हमें आई थी कि वो जो फोन करता है आदमी, और फोन करने वाला केवल आपके मोबाइल पर रिंग करेगा, आपसे कुछ नहीं पूछेगा और ना आप फोन उठाएंगे ना कुछ करेंगे।
फोन का क्लोन उसके कंप्यूटर पर तुरंत तैयार हो जाता है और जो सूचनाएं आपके फोन पे आ रही हैं वो उसके कंप्यूटर पर दिखाई दे रही थी और इस तरह उसने उसके 47 लाख रुपए निकाल लिए। सरकार जब हमारी सेफ्टी का इंतजाम कर ले पूरी तरह तभी इन चीजों को आगे बढ़ाए। पहले तो ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने डिजिटल कर दिया, मैंने ये जो आत्मश्राद्धा में लीन है नेता, वो अपने को शांत कर ले, क्योंकि ये ठगी का शिकार 15,000 रुपए मैं भी एक बार 15-20 साल पहले दे चुका हूँ। ये इसकी सेफ्टी नहीं कर सकते हैं, जितना बड़ा सिस्टम ये बना रहे हैं उतनी बड़ी सेफ्टी ये कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा दूसरे देशों के नेटवर्क के सहारे हमारा देश का नेटवर्क चल रहा है। अपना नेटवर्क जब बना लें तभी ये सब काम में ज्यादा बढ़ावा दें, ये कतई नहीं रोक पाएंगे। चलिए गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो जानकारी राय शुमारी रखने के लिए। रुद्र जी, आपने सुना, दर्शकों को सुना, आपने कहा कि जो साइबर ठगी के मामले हैं वह किसी के साथ भी होते हैं, लेकिन इनमें लगाम कैसे लगेगी? जैसा कि गिरीश जी ने कहा कि कॉल करो और क्लोन जो है वो आपके मोबाइल का जो डेटा सारा वो सामने वाले हैकर के पास पहुंच जाता है, जिससे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रीड कर लेता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लेता है और फिर वहां से वो ठगी का शिकार बनाता है। आखिर इतना ईजी कैसे कर लेते हैं ये जो साइबर से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं? कॉल से करना पॉसिबल नहीं है। एनी डेस्क उन्होंने ऐप डाउनलोड करवाया होगा, उसके बाद पूरा आपका फोन या कंप्यूटर उनके सामने खुल गया होगा। देखिए ये बात ऐसी ही होती है। मैंने पहले भी कहा कि भारत में अभी एआई को पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया, सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, तो अभी ये बातचीत से ही आगे बढ़ रहा है। कपिल जी, जैसा आप जानते होंगे कि फेसबुक को फेक फेसबुक बनाकर पैसे मांगने की एक घटनाएं होती हैं, पिछले 2 साल से लगातार हो रही हैं, और इस पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति अब जान गया है कि कोई मैसेंजर पे पैसे मांगे और बताए कि वो ऐसा है तो नहीं देना। ये बात क्या सरकार ने हमें बताई है? नहीं, ये हम और आपने ही बताई है, आपस में बात की है, और आज इस पे मीम्स बनने लगे हैं, लोग इतना समझ गए हैं। देखिए, सरकारों के प्रयास यहाँ पे हैं कपिल जी कि सरकारों के पास एजुकेशन एडवाइजर हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, लेकिन अभी भी साइबर एडवाइजर नहीं है। सरकारों को इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। आखिर मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास इस तरह की पोस्ट क्रिएट क्यों नहीं हुई है? अगर ऊपर से संदेश दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। और हम अभी किसी के साथ ठगी हो रही है तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। केंद्र सरकार का ट्विटर हैंडल है साइबर दोस्त, अगर आप उसे चला पाए, हर दिन कम से कम 4 या 5 जगहों पे 1000 से लेकर लाख रुपए तक वापस हो रहे हैं। यूपी पुलिस का है साइबर पुलिस, आप जाके ट्विटर हैंडल देखें, अच्छे काम भी हो रहे हैं, लगातार अच्छे काम हो रहे हैं। सवाल तो यही है ना कि इतनी सारी चीजें बनाने के बाद भी सरकार ने तमाम चीजें प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, जागरूक कर रही है, शिकायत के लिए ट्विटर 1930 कॉल और इसकी वेबसाइट जो cybercrime.gov.in जो है, तमाम चीजें बना रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जागरूकता की कमी कहीं कहीं नजर आती है। जैसा कि शालिनी पांडे जी ने भी कहा था, उसके लिए सरकार को, आपने भी कहा कि सलाहकार इस तरह के नियुक्त करना चाहिए जो लोगों को जागरूक करें, संस्थानों में जाकर या उनको एक टीम बनाकर या स्कूलों के माध्यम से उनको जागरूक किया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार का इस तरफ फेलियर नजर आता है, पुलिस का फेलियर नजर आता है। कपिल जी, इतनी ज्यादा संख्या है। भारत ऐप के इस्तेमाल करने के बाजार में नंबर 2 पर है, फेसबुक में इस्तेमाल करने पे नंबर 1 पे है, ट्विटर में, यूट्यूब में सबसे ज्यादा कंजप्शन डेटा है। आज रिक्शे वाले, साइकिल वाले, सबके पास में मोबाइल है, सबके पास व्हाट्सएप है। तो हर जगह पे, जैसे हमने अगर पुलिस बना दी तो क्या पुलिस ने क्राइम को रोक दिया? नहीं, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हम किसी चीजों को सिर्फ इस तरह ढंग से पहुंचने से नहीं रोक सकते कि नहीं इसके दुष्परिणाम ज्यादा है। हमें ग्लोबलाइजेशन अपनाना ही होगा, हमें बेहतर की ओर आगे बढ़ना ही है। अभी जब तक ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा, हमारी आपकी जिम्मेदारी है इसे आगे बढ़ाए, और सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं कम से कम उन्हें सलाहकारों को जरूर रखना चाहिए, जिससे संदेश ऊपर से नीचे तक आए। सुधीर जी, रुद्र प्रताप जी ने कहा कि न्यूड कॉल के माध्यम से भी ठगी का शिकार किया जा रहा है। मैं आपको एक जिक्र बता दूं, न्यूड कॉल के माध्यम से मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक है महाराजपुर से नीरा दीक्षित, उनको एक न्यूड कॉल आता है जहां पर उनको ये ब्लैकमेल किया जाता है, करोड़ों रुपए मांगने की डिमांड की जाती है। लेकिन महज 11 दिन के अंदर राजस्थान के एक जिले से उस जो महिला और उसके साथ जो 2 अन्य थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि जब बड़े हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, तो ऐसे मामले तो त्वरित खुलासे हो जाते हैं 11 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर। लेकिन जो आम नागरिक है, हम और आप हैं, ऐसे खुलासे कभी हुए नहीं, ना उनका मनी रिकवर हुआ, ना अकाउंट रिकवर हुआ, और लगातार वह जो शिकार होते रहे ठगी का। तो ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती है? पुलिस का दोहरा चरित्र क्यों? अगर वीआईपी है, नेता है या बड़ा अधिकारी है तो त्वरित कार्यवाही, पैसा भी रिकवर हो जाता है, अपराधी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन आम नागरिक होता है तो उसके लिए, सुधीर जी आपसे जवाब लेना चाह रहा था मैं कि
पुलिस के जो मानक होते हैं दोहरे क्यों होते हैं चरित्र? अगर आम नागरिक होता है तो उसकी जो रिकवरी को लेकर तारीख पे तारीख मिलती है, उसको बार बार थाने बुलाया जाता है, बोले काम चल रहा है। लेकिन अगर कोई वीआईपी होता, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया है मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक का, महज 11 दिनों में उनके जो शातिर जो ब्लैकमेलर थे, जो न्यूड कॉल के माध्यम से उनको लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे, साइबर ठगी का शिकार कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी होती है, आज वह जेल में है। कपिल जी, बहुत आसान है ये दोहरी चरित्र का आरोप लगाना किसी भी व्यक्ति के ऊपर और किसी भी संस्था के ऊपर। जी आज ही कानपुर पुलिस ने जिसके 20 लाख रुपए बरामद कराए हैं साइबर क्राइम के कोर्ट के ऑर्डर से, जी वो उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई रिश्तेदार नहीं, कोई हाई प्रोफाइल नहीं है, ना बिजनेस कार्टून है, ना सेलिब्रिटी है। ये सुनने में देखिए, चोर चोरी करता है, आपने सुना होगा, कभी चोरी चोरी करता है तो जिसकी जेब कट रही होती है वही पकड़ लेता है, जी क्योंकि चोर नया होता है। पुराना चोर होता है, आपकी जेब कट जाती है, घर जाके आपको पता लगता है कि आपकी जेब कट गई। डिपेंड करता है कि क्राइम करने वाले का स्टेटस क्या है। जिस तरह पुलिस विभाग में रैंक्स होते हैं, ये साइबर क्राइम के एक से बड़े रैंकर्स पड़े हुए हैं। ऐसे हाई प्रोफाइल एमटेक के लड़के हैं जो पकड़े जा रहे हैं। हिंदुस्तान में ब्रेन की कोई कमी नहीं है। जब फिर वही बात आपको बताएंगे, गीता में लिखा है, जब तक आपके 101 पूरी नहीं होंगे आपकी गर्दन नहीं कटेगी। वक्त का इंतजार करें। कोई भी अपराधी हो, बड़े से बड़ा अपराधी हो, वो गलती करता हो, पकड़ा जरूर जाएगा। अपराधी की गलती से ही हम अपराधी को पकड़ते हैं। हमारे पास कोई बैरोमीटर नहीं लगा है कि आपके साथ साइबर क्राइम हो, हाँ भाई कपिल मिश्रा का साइबर क्राइम हुआ है, के न्यूज के एंकर है, या देखो चोर कहां बैठा हुआ है, अच्छा जूही में बैठा हुआ, जाके पकड़ ले। ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी, खुलासा भी हुआ था, आपने भी देखा होगा कि इस जो पूरे गिरोह के जो तार हैं वह रांची से जुड़े थे, झारखंड के रांची से जुड़े थे। और कहा यह भी आया था कि पुलिस के शहर पर यह पूरा जो साइबर ठगी का जो सिस्टम था चल रहा था, जिसमें कई पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिरी थी। तो क्या माने, पुलिस के संरक्षण में इस तरह के ठगी के जो ब्रांचेस हैं वह संचालित होती हैं? क्या जहां का जिस स्टेट का आप नाम ले रहे हैं जी, क्या वहां उन लोगों के साथ साइबर क्राइम ठगी नहीं हो रही होगी कि भाई ये साइबर क्रिमिनल रांची में रह रहे हैं या झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड वालों से साइबर क्राइम नहीं होगा? ये गलत मान्यता है। हर अपराधी को छुपने के लिए कोई स्थान चाहिए, तो वो सरकारी कॉलोनी में आके नहीं रहेगा, वो ऐसे हाई ग्राउंड में रहेगा जहां तक आपका पहुंचना मुश्किल हो, जहां नेटवर्क मुश्किल से पहुंचता हो। उनका अपना नेटवर्क है। और क्या आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान भर के लोग, अगर आपको पता है जब हम 100 आतंकवादियों को मार सकते हैं, तो क्या झारखंड में अगर 50 से साइबर क्राइम को मार नहीं सकते क्या? सर वही तो बोल रहा हूं कि जो हमारा सिस्टम है साइबर सेल का, जब इतने सारे नेटवर्क चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, ठगी का शिकार कर रहे हैं, गैंग है, जैसा कि आपने कहा एमटेक बीटेक के जो छात्र हैं, पढ़े लिखे, जो अच्छे इंटेलिजेंट हैं, वह इस घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आखिर हम हमारी पकड़ से दूर क्यों हैं, हमारी पुलिस से क्यों दूर हैं जो ठगी का शिकार करने वाले लोग हैं? सवाल तो यही है सबसे बड़ा। पकड़ से दूर? अरे हमको पता है कि साइबर क्राइम अमेरिका में बैठ के कर रहा है कि लंदन में बैठ के कर रहा है। उसका अकाउंट खुला है आपके कानपुर में, कितवाई नगर में जी, ऑपरेट कर रहा है बांग्लादेश से, आप पकड़ लेंगे? तो सर इसके हमको बता दीजिए सर, सुधीर जी अकाउंट खुला आपके बैंक शाखा में, हम बैंक क्राइम कर रहे हैं बांग्लादेश में, ढाका सुधीर जी, में। इसके लिए भी सरकार को प्रिकॉशंस रखने होंगे ना, बचाव के लिए कुछ कार्य करने होंगे कपिल जी, जिससे कि आप क्रिमिनल को रोक सके। हाँ, क्रिमिनल को रोकने के लिए सबसे बड़ा उपाय की है हम जागे। जब तक हम नहीं जागेंगे आपके साथ क्राइम होता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। सर क्या क्राइम हिंदुस्तान में हो रहा है? सुधीर जी जागते तो हैं, लेकिन जो साइबर ठग है वो नए नए तरीके हथकंडे अपनाते हैं। कभी केबीसी में इनवाइट करने के लिए क्या कोई सिलेक्शन हो गया, एक ऑडियो कॉल भेजेंगे, व्हाट्सएप पे बात करेंगे, वहां से ठगी का शिकार करते हैं। कभी थैंक्स ऐप डाउनलोड करा के ऐसा वैसा करिए, वहां पे जाके तो वहां से शिकार करते हैं। कभी लुभावने ऑफर देकर। आखिर जनता नए नए जो तरीके हैं ठगी करने, कब तक जनता जब तक जागरूक होती है तब तक जो ठगी का शिकार करने वाले एक नया हथकंडा अपना लेते हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई रोकथाम तो करनी पड़ेगी ना सरकार को। वो कोई अपनाए, वो कुछ करे, करेंगे तो हमारे साथ। लालच तो हम करते हैं, पुलिस कहती है कि आप लालच करो, पुलिस को आप दोस्त तब दीजिए जब पुलिस कहे कि आप लालच कीजिए, हम आपके साथ हैं। किसी पुलिस वाले ने आज तक कहा तो बता दीजिए। हम लालच करना नहीं छोड़ेंगे, हम मीठी मीठी लड़कियों से बात करना नहीं छोड़ेंगे, हम
फर्जी ऐप के ऊपर नंगी तस्वीर देखना नहीं छोड़ेंगे और फिर बोले शक है। अरे भाई, आप पढ़े लिखे हो, समाज में रहते हो, अपने लालच को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो। रुद्र प्रताप जी, 2000 में आईटी एक्ट जो पास हुआ था 2000 में, जिसको तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसको पारित किया था। आज 2023 चल रहा है, यानी 22 साल पूरे हो चुके, उसके बावजूद भी साइबर ठगी के जो मामले हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है, ना कि घटौती हुई है। आखिर हमें कपिल जी जी, जेनेवा में यूएन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रधानमंत्री थे मोदी जी, और साइबर पे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी साइबर सिक्योरिटी पर जी। और उस कॉन्फ्रेंस में मैं आपकी बात कर रहा हूं 2012 नवंबर की, उस कॉन्फ्रेंस में भारत ने ब्राजील को अपना नेता चुन लिया था। तो इंटरनेट की समझ भारत में बहुत देर से विकसित हुई और विकसित होकर कपिल जी अभी भी उस जगह पे नहीं पहुंची। जब मैं ये कहता हूं कि ये सिलेबस का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको आप वास्ट तरीके से इस तरीके से समझें कपिल जी कि आपके पास जब कोई मर्डर का केस आता है, तब आपके पास पुलिस की सहायता करने के लिए फोरेंसिक लैब के जानने वाले लोग रहते हैं, बिहेवियरल साइंस को जानने वाले लोग रहते हैं, मनोचिकित्सक रहते हैं, और तमाम वो सुविधाएं रहती हैं जिनसे आप किसी कातिल को पकड़ सकते हैं। डेटा रहता है आपके पास। बट जब आपके पास साइबर से जुड़ा क्राइम आता है, तब आपकी सहायता के लिए कोई भी नहीं, कोई भी प्रोफेसर नहीं, क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता, कोई भी लेक्चरर नहीं। साइबर एक्सपर्ट के तौर पर भारत में कुल 20 जमा लोग हैं। भारत में लिखे हुए लिटरेचर ना के बराबर है, और बहुत ही पुलिसिंग इस दौर में बहुत ही शुरुआती क्रम में है। तो भारत में जो साइबर पुलिस जो वो डेवलप हुई है, वो अलग से नहीं डेवलप हुई, वो उसी पुलिस के एक क्रम में निकाल के उन्हें साइबर पुलिस का डेस्क दिया गया। निश्चित तौर पे वो उतने एफिशिएंसी नहीं है, उनके पास क्षमता वो नहीं है कि वो साइबर अपराधियों का मुकाबला कर पाए। इसीलिए शायद मैंने पहले ही सवाल के जवाब में कहा था कपिल जी कि हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें मालूम है कमियां कहाँ हैं। तो हम अपने देश पे और प्रशासन पे और सब पे उंगलियां उठाने की बजाय थोड़ा सा अगर अपने लोभ पे, आप देखें जो नई लड़कियां हैं इंस्टाग्राम पे बहुत फोटोज आ रही हैं, उनको मॉडल बनने के ऑफर आ रहे हैं। जो युवा सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको जॉब के लिए ऑफर आ रहा है। बड़े बुजुर्गों के लिए केवाईसी के अपडेट के ऑफर आ रहे हैं। तो वो आपकी पसंद को जानते हैं। कपिल जी, हमें यहाँ जानना पड़ेगा कि अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी प्राइवेसी नहीं है। आपको लगता है आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन आपका फोन जानता है कि आपने कहां से अपनी फिल्म का टिकट बुक कराया है, आप कौन से लोकेशन को देखते हुए पहुंच रहे हैं, वो सब कुछ जानता है। आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आता है तो साथ में एक टेम्पलेट जुड़ा होता है, जो उसमें गुड या स्माइली बना के जवाब आप सिर्फ क्लिक कर दीजिए, वो चला जाएगा। इसका मतलब व्हाट्सएप आपके मैसेज को पढ़ रहा है। मेल में आप देखिए आपके साथ टेम्पलेट्स आ रहा है, जीमेल आपके पूरे मेल को पढ़ता है, साथ में आपको 4 टेम्पलेट्स देता है कि आप किसी पे भी क्लिक कर दीजिए, वही उसका रिप्लाई होगा। तो हर चीज आपकी पढ़ी देखी जा रही है, समझी जा रही है। यहाँ पे आपकी जागरूकता देखी जाएगी कपिल जी कि हम और आप कितना जागरूक हैं और अपने खासकर अपनी मनुष्यगत कमजोरियों पर इस वर्चुअल कोट एंड कोट वर्ल्ड में कैसे लगाम रख सकते हैं। अभी पुलिसिंग बहुत नए दौर में है, थोड़ा सा उनको सहयोग करना पड़ेगा। हमारी आपकी जिम्मेदारियां कम से कम इस पहर में ज्यादा हैं कपिल जी। रुद्र प्रताप जी, बिल्कुल आम नागरिकों के हितों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप साइबर एक्सपर्ट हैं, जानना चाहेंगे कि साइबर जो क्राइम उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय कारगर साबित हो सकते हैं, ताकि जो जनता है, जो हमारे दर्शक हैं, उनको फॉलो करें और साइबर ठगी के मामलों से बच सकें। कोई भी चीज कपिल जी इंटरनेट पे फ्री नहीं है। तो अगर आपके पास फ्री में किसी चीज का ऐड आ रहा है कि आप ये चीज करें, साथ में आपको ये मिल जाएगा, तो आपको शक पैदा हो जाना चाहिए। कोई भी आपको अनजाना व्यक्ति आपसे बात करने के लिए उत्सुक नहीं है, ये आप अपने मन में बैठा लीजिए कि कोई भी अनजाना व्यक्ति आपसे बात करने के लिए उत्सुक है, आपको कॉल करे और आपसे बात करना चाहता है। इसीलिए पहले पूछताछ कीजिए, जितना हो सके इन सब चीजों से बचिए। तीसरा, कोई भी आपको ऐप डाउनलोड करे, खासकर एनीडेस्क ऐप और इस तरह के ऐप, तो आपको बचना चाहिए। तीसरी बात, ओटीपी नहीं शेयर कीजिए जब तक कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है जहां पर आपके सामने खड़ा हुआ बैंक का अधिकृत कर्मचारी कह रहा है कि आपकी ये जरूरत है। तब तक ओटीपी ना शेयर करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये शुरुआती 4 चीज। अगर उसके बावजूद आपका पैसा कहीं निकल जाता है तो 1930 ये नंबर है। 1 घंटे के अंदर कॉल कीजिए। आपको लॉगिन करने का प्रोसीजर होगा, आपको अपना स्टेट का नाम डालना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, उसमें 8 तरह की दिक्कतें खुलेंगी, फिर कैप्चा डालना पड़ेगा और आप काफी हद तक अपनी समस्या को सुलझाने की दर से आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें यह भरोसा करना पड़ेगा कि सरकार और प्रशासन हमारे साथ खड़ा है। थोड़ा हम अपनी कमजोरियों पर काबू कर लें तो चीजें हमारे पक्ष में हो जाएंगी। जी कपिल जी। दुबे जी, और साइबर जो क्राइम होता है कितने प्रकार का होता है?
इसके बहुत से, इसलिए आप सोचिए कि इंटरनेट के जितने माध्यम है सब पे है। अभी आप इसे आप वर्चुअल ट्वीट ही कह सकते हैं कि आपके पैनल में 4 लोग हैं, 4 लोग अपने घर से हैं, और ये साइबर की ही देन है। ये वरदान है कि आज हम लोग अपने यहां से बैठ के भी आपके उसमें शामिल हैं। तो ये जितने भी वरदान मिलते हैं, जितने भी लाभ होते हैं, वो उजाला अपने साथ एक अंधेरा लेके ही आता है। एजुकेशन में आप देखें तो साइबर के अटैक आ चुके हैं, यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। अगर आप देखें बिजली कंपनियों पे लगातार अटैक हो रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे उन अटैक्स के जिससे आम आदमी का सीधा पाला पड़ रहा है। तो सेक्सटॉर्शन एक बड़ा अटैक है, आपको वीडियो कॉल से बचना पड़ेगा। आपको दूसरी, आपके पास साइबर ठगी बड़ा अटैक हो रहा है जो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। तो उसके लिए आप जरूरी है कि आप ओटीपी को शेयर करने से बचे। और तीसरा सबसे बड़ा अटैक है, अनजान लोग आपसे दोस्ती करने के इच्छुक नहीं है, इसे आप कम से कम अपने मन में बैठा लीजिए। तो वीडियो कॉल से परहेज जितना कर लें उतना आपके लिए बेहतर है। जी दुबे जी, आपको रुकना चाहूंगा। एक हमारे साथ मुंबई से दर्शक जुड़े हुए हैं, समरजीत। समरजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। हाँ, मैं मुंबई नाला सुपारा से बात कर रहा हूँ जी। ये साइबर जो ठगी हो रही है जी, इसमें जहां तक मेरे साथ घटना घटी हुई है, इसमें बैंक मैनेजर भी ज्वाइन कहीं कहीं हो जाता है। हम लोग कंप्लेन करने जाते हैं उनको, तो सीधा बोलते हैं कि ये मेरा नहीं, पुलिस में जाओ। वो हम लोग घुमाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इतने में पैसा चला जाता है। एक ठग मेरे पास आया था, उसने क्या बोला कि आप सिर्फ मुझे अपना आधार नंबर दे दीजिए, मैं आपको 10 टका दूंगा जो भी पैसा आएगा। मैंने उनसे पूछा कि 10 टका आप दोगे कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा? तो बोला ये पैसा जिस बैंक में जिसका बहुत दिन से पैसा पड़ा है उसको कुछ पड़ी नहीं है, भूल जाते हैं, वो पैसा हम लोग जो है वहां से निकाल के दुबई भेजते हैं, दुबई से कनाडा कहाँ कैसा घुमा बताया, फिर वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। समरजीत जी बताइए, हमने पैसा कोई जमा ही नहीं किया है और हमसे पुराने पैसों की बात कर रहा है जो पैसा हमें याद ही नहीं है। उस पैसे को पाने के लिए तो हो सकता, ये तो साफ साफ खुली किताब है ना कि ठगी का शिकार आपको बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुबे जी, सुना आपने जी। चलिए दुबे जी, चर्चा को जारी रखेंगे। क्या कहना है आपका शालिनी जी? साइबर क्राइम शालिनी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, चाहूंगा नेटवर्क एरिया में बात करें। लगातार रिजवान चंचल जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान जी, जागरूक होने के बावजूद भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कमी चूक कहां रह जाती है ताकि इन घटनाओं से सबक लेते हुए हमें इन पर रोकथाम लगानी चाहिए? क्या कुछ जागरूकता के प्रयत्न करने चाहिए? कपिल जी, पहली बात तो यह है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड जागरूकता अभियान ना तो चलाया जा रहा कहीं, ना जागरूकता कहीं कराई जा रही है मेरी समझ से। और इसके जो साइबर जो पॉइंट बनाए गए हैं उनको भी विशेष रूप से सक्रिय होने की जरूरत है, जो कि सक्रिय नहीं। तो ये पहली जरूरत है सरकार की। जब साइबर क्राइम बढ़ रहा है, दिन पे दिन आए दिन लोग शिकार हो रहे हैं, तो साइबर क्राइम पॉइंट जो बने हैं वहां पे जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनको जिम्मेदारी के लिए पूरी तरीके से प्रेरित करना चाहिए। दूसरी चीज, जैसा आपने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जाता है, सड़क सुरक्षा माह चलाया जाता है, इसी तरीके से साइबर क्राइम से लोगों को बचने के लिए जी जागरूकता अभियान पर जोर दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा। आए दिन लोग ठगी के शिकार भी हो रहे हैं। सुधीर जी, जिस तरीके से आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, क्राइम अधिकारी हैं, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग हैं आप। क्या कहा जाए, क्या माना जाए कि जो पुलिस जो है जिस तरह से लोगों को जागरूक करती है, छात्र छात्राओं को जागरूक करती है, क्लासों में जाती है, कक्षाओं में जाती है, विद्यालय में जाती है, तो क्या इस तरह से साइबर क्राइम के लिए भी जतन प्रयत्न नहीं किए जाने चाहिए ताकि स्कूलों के माध्यम से कम एक छात्र को जागरूक करेंगे, वह अपने परिवार को जागरूक करेगा, अपने मोहल्ले को जागरूक करेगा, तो इस तरीके से हमारी जो लेयर है 1 से 2, 2 से 3 तक जो फैलती जाएगी और लोग जागरूक होते चले जाएंगे। कपिल जी, आपने बहुत सी बात की। पहले बात तो जान रहे आपको बता दें कि 2020 में जब ये एक्ट बना था जी, पुलिस इस एक्ट को पढ़ने समझने में पुलिस को भी टाइम लगा जी। देखिए, जब एक्ट तो बन जाता है उसको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है जी। 2020 में जो साइबर पुलिस थी जी, डीजी सुभाष चंद्र साहब बैठे हुए हैं डीजीपी हेडक्वार्टर में,
जी। आज डीजीपी लेवल का व्यक्ति साइबर क्राइम को यूपी में मॉनिटर कर रहा है। हर जनपद में थाना बन गया है, हर जगह इसके एसपी पोस्ट हो रहे हैं, डीआईजी पोस्ट हो रहे हैं, क्योंकि समय की मांग है कि हम साइबर क्राइम के प्रति जागरूक बने और जागरूक करें किसी चीज को भी कंट्रोल करने के लिए। जरूरी है कि जब हमारा बड़ा होगा तभी उसके नीचे सब लोग आ पाएंगे। दूसरी बात आपको एक चीज चाहेंगे कि पुलिस सब कुछ करती रहती है, लेकिन एक आपको और स्पेशल चीज बता दें, जो एक लेटेस्ट क्राइम जिक्र एक श्रोता ने किया था कि दिल्ली में बिना ओटीपी आए आपके 85 लाख रुपए चले गए। यहाँ आप सबसे अनुरोध करेंगे, आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि ये आपको जान के ताज्जुब लगेगा कि ओटीपी अब नहीं देंगे ये। मत रिसीव करे, चाहे किसी का हो, चाहे आपके रिश्तेदार का हो, नए नंबर पे मत कीजिए। आप हलो हलो करते रहेंगे, उधर से कोई जवाब नहीं आएगा। तो आपके फोन को पूरा हैक कर लेते हैं और ऑटोमेटिक आपके फोन में एंटर करके वो खुद आपका मनी ट्रांसफर कर देते हैं। जब फोन कटता है तब आपका मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा निकल गया। आप बिल्कुल सुन हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, हमने ओटीपी तो दिया नहीं। लेकिन क्रिमिनल जो है हिंदुस्तान के, खासतौर से कहेंगे, बहुत दिमाग तेज है उनका, वो हमसे 4 कदम आगे चल रहे हैं। बच्चे नहीं कह रहे हैं ओटीपी मत दो। लेकिन सर पुलिस से 4 कदम आगे क्राइम जो चल रहे हैं, ठगी का शिकार करने वाले चल रहे हैं। क्या पुलिस जो है, हमारी जो सरकार है, जो तंत्र है, क्या उन साइबर क्राइम जो ठगी का शिकार करते हैं उनके मुकाबले हम स्ट्रांग नहीं हो सकते? क्या हम अपने आप को कमजोर क्यों उनसे आंकते हैं, ठगों से? भाई जब तक कोई क्राइम होगा नहीं तो उसकी कार्ड कहां से निकालेंगे? कोई पुलिस सोचती है कि जान जाए कि अब आप नए तरह से क्राइम करने जा रहे हैं, मर्डर 50 करने तो होते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है केरल में एक नया तरीका है मर्डर करने का, किसी को 4 दाब पिला दी जाती, मर जाता है। दाब नारियल पानी पेट में कितना सारा दाग है, वो मर्डर है, उसके लिक्विड में। तो देखिए हर जगह का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग क्राइम होता है। बिल्कुल। और पुलिस में जोशी नहीं फिर कहेंगे क्राइम होगा तभी तो हम जानेंगे कैसे हो रहा है। हमको कौन सा क्राइम होने जा रहा है? लेकिन सर जो ठग है वो नए हाथ कंडे अपना रहे हैं, लेकिन हमारी जो पुलिस है वह उनसे ठग मतलब शिकार होने के बाद फिर अमल में लाया जाता है। उसके पहले हम दुरुस्त हो जाएं, चुस्त हो जाएं तो वो तस्वीर नजर नहीं आती। सुधीर जी, शालिनी जी क्या कहेंगी? जो हमारी पुलिस है, क्या पुलिस में जो पढ़े लिखे, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी कमी है जिस वजह से आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, और जो पुलिस है वह ट्रस्ट नहीं कर पाती मामलों को? क्या माना जाए कि पुलिस विभाग में आईटी से जुड़े जो लोग हैं उनकी नियुक्ति और होना चाहिए? अच्छे इंटेलिजेंट जो लोग हैं, जो आईटी सेक्टर में नॉलेज रखते हैं, उनको यहाँ पर पदस्थापना मिलनी चाहिए ताकि हमारा जो आईटी सेल है स्ट्रांग हो सके और इस तरह के साइबर क्राइम जो ठगी हो रहे हैं उन पर रोक लग सके। नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्राइम तो देखिए बढ़ता रहेगा ही, साइबर क्राइम बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है कि नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जब हमारे डिपार्टमेंट के लोग उस चीज को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये क्राइम सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है। जब से डिजिटल इंडिया शुरू हुआ है, इंडिया में इस चीज की बढ़ोतरी ज्यादा हो गई है। क्राइम तो ये बढ़ेगा, लेकिन हम इस चीज से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि क्राइम होगा तभी पुलिस जागेगी, कि ऐसा नहीं है। पुलिस को भी अपनी स्टडी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि क्राइम करने वाले तो वो नई नई टेक्निक सीखेंगे ही, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब अगर क्राइम होने वाला है उस चीज का, या वो नई टेक्निक से कर रहे हैं, तो हमें भी उसी हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी कि भाई हम कैसे रोक सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि वो तो करेंगे ही, वो तो नए नए हिसाब ढूंढेंगे ही क्राइम करने के लिए। उनके पास टेक्निक की कमी नहीं है, क्योंकि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो चुका है, लोगों को घर बैठे कमाने का अगर जरिया इस तरीके से मिल रहा है तो वो ये चीजें करेंगे, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज, चाहे क्राइम 5000 का हो, चाहे क्राइम 5 लाख का हो, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपना फ्रेंडली बिहेवियर उस दोनों विक्टिम के साथ उसी तरीके से रखें। चाहे वो क्राइम जिसने उसका, अगर किसी का 5000 का नुकसान हुआ और किसी का 5 लाख का नुकसान हुआ है, फ्रेंडली बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे साइबर क्राइम का एक नया सेल हर पुलिस थाने में बना दे, लेकिन वहां पर अगर कोई पुलिस वाला अच्छा बिहेव करने वाला नहीं रहेगा, जो हमेशा यही सोचेगा कि भाई हम इसको नोटिस क्यों करें, हम इसको डाइवर्ट करते क्योंकि ये वहां का मामला है, ये वहां का मामला है,
अगर ये बिहेवियर रहेगा तो ऑब्वियसली ये छोटे छोटे क्राइम रजिस्टर नहीं होंगे, फिर हमें नए नए क्राइम के बारे में पता नहीं चलेगा, तो फिर डिपार्टमेंट उस चीज को स्टडी कैसे करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपना फ्रेंडली बिहेवियर हर विक्टिम के साथ रखना पड़ेगा, चाहे वो 5,000 वाला क्राइम किया हो, चाहे वो 5 लाख वाला हो। बिल्कुल शालिनी जी, पुलिस के साथ साथ हमारी और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन सब जो मामले, जो नए जो हथकंडे अपना जाते हैं ठगी के, उनसे हम बचें। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज राष्ट्रहित में हमने बात की है साइबर ठगी के मामलों को लेकर के, आखिर हमें किस तरीके से इनसे बचना चाहिए, और ताकि जो साइबर ठग हैं उनसे हम बच सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। कल किसी नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।